क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट ले लेते हैं. Okay, so the question is find the length of each of the following arcs A, X, B. Okay. You only had 10A. अच्छा ठीक है, इसमें बेसिकली आर्क की लेंथ फाइंड करनी है ना. 82 डिवाइड बाय 360. ये हमारे पास 10A ही है. Yes. अच्छा 82 डिवाइड बाय 82 डिवाइड बाय 360. 360 डिग्री एंगल होता है क्योंकि सेक्टर है. Yes. 82 डिवाइड बाय 360. Okay. लेंथ फॉर्म करने का था. Following arcs 82 divided by 360 into 2 pi r था. नहीं एक्चुअली यहाँ इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लो. ये आपको दिस इज इफ दिस इज एंगल थीटा ओके एंड दिस length will be the respective length of this theta. Let's say that is x. Okay, if you increase this distance x then the theta will get increase respectively. Okay, तो आपका क्या हो जाएगा theta out of 360 degree out of this. So theta out of 360 that's equal to, इसी तरह आपने ये भी लेना है x out of 2 pi r. x is the distance. okay, इसको आपने इस तरह याद करना है. x is this much distance. so x out of total distance, theta out of total theta. so this will be the relation. अब हमने x को फाइंड करना है तो 82 divided by 360 into 2 pi r. yes तो साइड तो हाँ हो जाए. 3.142 times r value is 8. so you will get x value. your x value will be in meter or centimeter or millimeter. जो भी लिखा होता है. जो भी ले सही होगा. जो भी लिखा होता है सेंटीमीटर. या सेंटीमीटर. या यू विल टेक दिस. ओके गुड. अच्छा ये भी इजी है. आई होप यू विल डू दिस. ये सॉल्व करो. नहीं ये इजी है. 134 डिवाइड बाय 360 into 2 pi. ये भी इजी है. आई होप यू विल डू दिस. सॉल्व दिस. ये 46 डिग्रीज ये है माइनर सेक्टर का एंगल. हमने मेजर का निकाला है तो 360 माइनस 46 डिवाइड बाय 360 होगा. यस 360 माइनस 46 डिवाइड बाय 360. गुड. दैट्स इक्वल टू. अब बस वो फॉर्मूला इनटू 2 पाई आर कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा. यस तो इससे जो आ जाएगा उसको फिर आपने वो सॉल्व करने सिंपल है. 9.8 विल बी द रेडियस. ओके क्वेश्चन नंबर 8. For each of the following circle, find the length of the minor arc AXB. We need to find this minor arc AXB. दूसरा क्या the perimeter of the major sector. OAYB. हमने OAB का हमारे पास है माइनर एंगल पहले से तो उसकी फिक्र की जरूरत नहीं है. तो बस होगा वही फॉर्मूला जो हम हमेशा करते हैं 76 divided by 360 into 2 pi. माइनर आर्क आ गया. Okay. What will be this? The perimeter of the major sector 360 minus 76. क्योंकि पहले आर्क लेंथ निकालेंगे ना. 360 minus 76. वैसे इसको आप एक दूसरे मेथड से भी कर सकते हो. Instead of going stuff like this, you have this distance. आपके पास ये हैं. So can I write it like my circumference 2 pi r
दैट्स इक्वल टू एक्स प्लस ए वाई बी अच्छा सो एक्स वैल्यू आपके पास पार्ट 1 से आ जाएगा ओके वो आप यहाँ पे लिख लो तो 2 टाइम्स 3.142 टाइम्स आर वैल्यू क्या आ जाएगा 9 हो जाएगा माइनस एक्स की वैल्यू आप पेयर कर लो वो उससे आपके पास ए वाई भी आ जाएगा सो दिस विल बी द आंसर ऑफ द पार्ट 2 Sufyan, what do you think? This will be the answer of part 2? चेक कर सकते हैं वैसे हम क्योंकि इसके आंसर्स लिखे होते हैं क्वेश्चन के एंड ऑफ Yes, but this will not be the final answer of this part. मैं छोटा था आप माइनस क्यों करते पेरीमीटर निकाल रहे हैं हम Yes, perimeter हमने मगर मेजर सेक्टर का निकाल रहा है तो x बीच में से माइनस होगा yes 213 हमने सारे सर्च ऐड करनी है मगर हमने बस तो होगा हमारा ए बी वाई हमारा ये होगा मेजर सेक्टर जो होता है वाई ए बी no वाई ओ ए बी का है ये नहीं होगा वही तो कह रहा हूँ मैं ये होगा मेजर सेक्टर का मतलब ये जो छोटा 76 डिग्री जिस पे एंगल आ रहा है वो नहीं होगा पेरीमीटर इक्वल्स टू ऑल साइड्स प्लस तो ए ओ वाई बी yes सही तो है ना वो तो आपके पास ए वाई बी आ जाएगा इस फार्मूला से आपका ये डिस्टेंस आ जाएगा दिस मच डिस्टेंस अगर हमारे पास ए वाई बी आ गया हमारे पास ओ बी तो पहले से है तो बस उसमें से हम वो निकाल दे 9 + 9 कर दें या प्लस 9 जैसे- प्लस 9 सो यू विल गेट द perimeter so this will be the final answer right समझ आ गया आपको हम्म, अच्छा पार्ट सी भी इजी है ओके पार्ट सी में आपने क्या करना है फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल नीड टू फाइंड दिस एंगल या इस तरह कर लो इसी एंगल के थ्रू आप y को फाइंड कर लो देन यू विल सब्ट्रैक्ट x या इस तरह कर लो कि ये एंगल फाइंड कर लो 360 minus 215 so you will get this angle okay then you, from that angle you will get this distance okay बेसिकली होता है पेरीमीटर इक्वल्स टू 2 पाई आर प्लस लेंथ yes वो easy है वो hopefully you will do this okay इतना मुश्किल नहीं है find the radius of each of the following length of the minor arc is 26.53 ये भी easy है आपको x फाइंड given द है रेडियस नहीं फाइंड द लेंथ अच्छा फाइंड द रेडियस हियर minor arc so minor arc के लिए ये नहीं होगा 95 डिवाइड बाय 360 इक्वल्स टू ऐसे भी कर सकते हैं ऐसे length of the minor arc is given to you so this will be this length will be 26.53 okay so that will be equal to 360 minus 95 okay this angle divided by 360 degree that's equal to this length is given to you that is 26.53 divided by ऐसे 2 कर ले 360 माइनस 95 ऐसे कर ले 26.53 इक्वल्स टू 360 माइनस 95 उसी तरह किया डिवाइड बाय मैंने 360 into 2 pi r plus 2r नहीं ऐसे भी हो जाएगा ऐसे मैं कह रहा हूँ खाली 26.5 मैं नहीं कह रहा डिवाइड बाय 2 pi r कर एक्चुअली यहाँ पे इन्होंने कहा कि लेंथ ऑफ द माइनर आर्क सो लेंथ इज दिस इज नॉट द पेरीमीटर पेरीमीटर में मुझे हम पता है रेडियस को ऐड करते हैं जैसे जैसे मेरा फॉर्मूला सुनो एक सेकंड और देखते हैं बस काम करते हैं नहीं 26.53 इक्वल्स टू 360
नहीं 95 डिवाइड बाय 360 इनटू 2 पाई आर प्लस 2 आर। अभी तक से सही जा रहा। तो फिर बस 36 जो हमारा आंसर होता है 95 डिवाइड बाय 360 को उसको मल्टीप्लाई कर ले 2 पाई से, तो सही है। और फिर बस कहते 26.53 डिवाइड बाय दैट आंसर इक्वल्स टू आर। एक्चुअली मैंने जो यहाँ पे लिखे आपको नजर आ रहे हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 360 माइनस 95 से क्या आएगा? 360 माइनस 95, यू विल गेट 265 डिवाइड बाय 360, फ्रॉम दिस यू विल गेट 0.736 टाइम्स 26.53, you will get 19.52 divided by 2 times 3.14, so you will get 3.1. your radius will be equal to 3.1. आपका क्या आ रहा है? और एंड पे आंसर भी चेक कर लो। इसमें अपनी वर्किंग करके 95 है ना हमारी प्राइस। यस इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर्स में पाई नहीं होते फोन में पाई। हमारी माइनर आर्क लेंथ क्या थी? माइनर आर्क लेंथ वो आपका ये लेंथ होता है। एक्चुअली उन्होंने पेरीमीटर का नहीं कहा, पेरीमीटर में हमने रेडियस को भी ऐड करना है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने कहा माइनर आर्क इज दिस, माइनर आर्क लेंथ इज दिस। रेडियस ऐड नहीं करा या रेडियस को आपने ऐड। ये मोबाइल कैलकुलेटर पे नहीं डाला मैं, वो तो जल्दी कैलकुलेटर लगाता। आपको 3.1 है, आप चेक कर सकते हैं आंसर बुक के एंड पे जो होता है। आपके पास बुक नहीं है अभी? है। आप बुक में चेक कर लो फिजिकली। एक्चुअली इसमें एंड पे जाना फिर वापस आना, थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो जाएगा। बुक 10A9 है। यस 10A9 है 16.0 जो मेरा है। आपका क्या है? 16.0 और बुक में 16.0 है। आपने उसको ऐड किए हैं साथ में? ऐड नहीं करते, देखें हमने इनटू पाई 2 पाई करेंगे और फिर डिवाइड करेंगे 26.53 को उससे, तो रेडियस आ जाएगा। जैसे लेंथ ऑफ माइनर आर्क इक्वल्स टू x डिवाइड बाय 360 इनटू 2 पाई r। तो अगर x डिवाइड बाय 360 इनटू 2 पाई कर देंगे और फिर आर्क लेंथ को उससे डिवाइड करेंगे तो रेडियस ऑटोमेटिकली आ जाता। ओके जैसे अगर मैं इधर लिखूं, वेट मैं दोबारा इसको सॉल्व कर लेता हूँ। आई थिंक मुझसे उसमें करेक्शन 360 डिवाइड बाय हमारी लेंथ थी 95। यस 95 डिवाइड बाय 360 और था 26.53 इक्वल्स टू इनटू 2 पाई r
इस साइड पे होता है, अच्छा होता है, इंटू 2 पाई r। तो बेसिकली हमने बस करना है 95 डिवाइड बाई 360 इंटू 2 पाई, और जब ये आंसर आता है, आंसर 26.53, इसमें रेजर का है बात। 26.53, बस खत्म। इसमें छोटे पेन का फॉन्ट है वैसे। आपने 95 डिवाइड बाई 360 किया है यहाँ पे, टाइम्स 2 पाई r किया है आपने। और फिर उसको डिवाइड किया 26.53 से, which equals to radius। नाइन्टी फाइव डिवाइड बाई 360, ओके दैट्स ओके, ये तो सही है, टाइम्स 2 पाई r आपने किया। 2 पाई r नहीं है, ओके r निकालनी है तो इंटू 2 पाई कर लिया। दैट्स इक्वल टू 20। आंसर क्या आता है? नहीं दैट्स इक्वल टू, हाँ, मैं वो नहीं कर रही, मैं बस r निकाल रहा, तो मैंने वो लिखा नहीं है, इसलिए मैंने बस इंटू 2 पाई किया है। ऊपर से डिवाइड का साइन लगा दे, डिवाइडेड बाय 26.53। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे, क्योंकि इसका आंसर अगर डिवाइड करेंगे 26.53 से तब हमारा रेडियस निकलता है। यहाँ पे ऐसे नहीं, ऊपर आर लिख सकते हैं, आंसर डिवाइड बाय 26.53। जैसे 95 डिवाइड बाय 360 इंटू 2 पाई का आंसर को हम 26.53 को डिवाइड करेंगे। like this, ऐसे बेसिकली। wait, first of all we need to understand that what length of minor arc में ये लोग रेडियस को भी इनकाउंटर कर रहे हैं या नहीं। नहीं होती, ये पेरीमीटर तो निकाल रहे हैं हम। अच्छा, ये आपने किया कौन से फार्मूला के थ्रू आपने ये एक्सप्रेशन बनाया है? क्योंकि हमारा यूजुअल फार्मूला लेंथ ऑफ माइनर आर्क का होता क्या, x डिवाइड बाय 360 इंटू 2 पाई r, तो बस उसमें से हम r को निकाल लेते हैं तो आ जाता है हमारा रेडियस। ओके वेट, एक्चुअली अच्छा मैंने किस तरह फाइंड किया मैं आपको समझाता हूँ। एक्चुअली दिस इज द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क, राइट? मेजर आर्क क्या है? माइनर आर्क तो शेडेड एरिया। ए बी माइनर आर्क होगी ना? ओके 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 ओके, नहीं माइनर आर्क तो वो नहीं होता जो अनशेडेड रीजन होता है, दैट्स विल बी योर माइनर आर्क। या मैग्नीट्यूड को हम देखते हैं। ओके आता हूँ वो सर, जैसे ए बी 26.53 है। ओके सो दिस विल बी 95, अप कर लो, अब से हो जाएगा। दिस विल बी 95 डिवाइड बाई 360 हो जाए डिवाइड बाई 26.53 डिवाइड बाई 2 पाई r। इससे शायद अब सही आंसर आएगा 26.53 टाइम्स दैट इज 16। अच्छा, हमने माइनर और मेजर को मैग्नीट्यूड के मैग्नीट्यूड के थ्रू उसको चूज करना है। ओके एम आई राइट? मैग्नीट्यूड के आपका 16 कैसे आया? 16 एक्चुअली इसको सॉल्व कर लो, यू विल गेट 16। हाउ? 26.53 डिवाइड बाय 2 पाई, टाइम्स r की वैल्यू तो हमारे पास, तो r को कैसे किया?
एक्चुअली देयर इज एन इक्वल साइन बिटवीन टू फ्रैक्शंस, तो हम इसमें कर लेते हैं 26.53 टाइम्स 360 हो जाएगा डिवाइड बाय 2 पाई टाइम्स 95, दैट शुड बी इक्वल टू आर वैल्यू। इसको सॉल्व कर लो, यू विल गेट दी 16। अच्छा, ये एक बात आपने जहन में रखना है, यू विल चूज माइनर एंड मेजर बेस्ड ऑन द मैग्नीट्यूड। यहाँ पे देख लो, सो लेंथ ऑफ द मेजर आर्क, सो दिस इज ग्रेटर देन, दिस लेंथ इज ग्रेटर देन दी दिस लेंथ। वो तो एंगल से देख के पता लग जाता है। यस, अगर 360 डिवाइड बाय 2 360 के हाफ से ज्यादा है तो फिर मेजर ही होगा। यस। अच्छा, ये समझ आ गया आपको ये एक्सप्रेशन? कौन सी? समझ आ तो गया मुझे जी, उसी तरह करना था। ये आपने बहुत गड़बड़ किया था, ये सही नहीं है। ओके, क्या मतलब जो मेरा है? जी, आंसर तो सही निकल गया था मेरा। ओके, इसको कर लेते हैं। आंसर क्या आता है? मुझे नहीं लगता आंसर सही आएगा। 95 टाइम्स 2 टाइम्स 3.14, इससे जो आंसर आ जाए डिवाइड बाई 360, उससे जो आंसर आ जाए डिवाइड बाई 26.53। अरे 95 डिवाइड बाय 360 पहला स्टेप हो गया 0.26388, ठीक है, इनटू पाई। वेट 360.263 आ जाएगा इनटू 2 पाई। एक सेकंड, इनटू 2 पाई 1.657 आ जाएगा। 1.657, ठीक है, 26.53 डिवाइड बाय 26.53 डिवाइड बाय आंसर 16.00। नहीं, इससे ऊपर से मेरे पास 1.65 आ रहा है। इससे 1.65 डिवाइड बाय अब 26.53 ऊपर होगा। क्यों? 26.53 क्योंकि ऐसे ही होता है। आर्क लेंथ को डिवाइड करते हो आप इस वैल्यू से, फिर आपका आर निकल आ जाता है। ओके, सो 16.00। ओके, सो 1.65 डिवाइड बाय 26.53 करूं या मल्टीप्लाई बाय 26.53 करूं? बेसिकली 26.53 को ऊपर पहले लेकर पहले 1.65 के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन बनाए ओके ऊपर, ओके अब उस लाइन के ऊपर 26.53 लग जाए और फिर आपका रेडियस आ जाता है। ओके, बट इट विल बी गुड इफ यू यूज दिस मेथड। ओके, क्योंकि यहाँ पे आप एक ही फार्मूला को यूज कर रहे हो इंस्टेड ऑफ गोइंग दिस स्टफ लाइक दिस के, लाइक दिस विल बी होल एंड दिस विल बी द माइनर एक्सिस। तो ये फार्मूला यूज कर लिए को इससे काफ़ी वो 100% एक्यूरेट आपको मिलेगा आंसर। लाइक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, सिंपल। अच्छा, क्वेश्चन नंबर ये भी इजी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, रेडियस इज गिवन टू यू, ये भी इजी है। आर्क लेंथ आपको गिवन। हमने एडवांस वाले नहीं किया है, तो हम या किए थे हमने एडवांस, मुझे याद नहीं, जब तक किए थे इंटरमीडिएट। अच्छा ये क्वेश्चन, the hour hand of a large clock mounted on a clock tower travel through an angle of 45 degrees. If the hour hand is 1.5 meter long, how far does the tip of the hour hand travel? पहले तो हमने इसका डायग्राम बनाना है। The hour of the hand of a large clock mounted on a clock tower travels through an angle of 45 degrees. If the hour hand is 1.5 meters long, how far does the tip of the hand travel? अब तो हमने डिसाइड करना है कि मेजर आर्क क्या 45 डिग्रीज नहीं है क्योंकि उसका एंगल कम है, तो माइनर आर्क 45 degrees of the hour hand is 1.5 meters long, तो ये रेडियस आ गई हमारी।
एक कोई भी माइनर सेक्टर बना के उसका 45 कर लें और उसकी रेडियस 1.5 मीटर कर लें। इसका आंसर क्या आ रहा है इसका? अभी तो वर्किंग भी शुरू कर लो पहले आंसर से। नहीं, एंड आंसर की मैं बात करूँ। वही है, हमने क्या निकालना है? हाउ फार डज द टिप ऑफ द आवर हैंड ट्रैवल? ये है क्वेश्चन 10A पार्ट 11। इसका आंसर आता है 1.18 मीटर। देखिए आपका कैसा आता है। सही आ रहा है, 1.1775 आ रहा है, दैट्स इक्वल टू 1.18। अच्छा, इंटरमीडिएट क्वेश्चंस। ए पीस ऑफ वायर इतना सेंटीमीटर लॉन्ग इज बेंट टू फॉर्म ए सेक्टर ऑफ द सर्कल रेडियस। फाइंड द एंगल सबटेंड बाय द एडिशन ऑफ। इजी है, मुश्किल नहीं है। फाइंड द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्कल। ये भी perimeter of the minor sector is this much. So perimeter is given to you. Okay, so first of all you will need to find this. Find the radius of each आसान है। Find the radius of each of the following sectors. Perimeter, अच्छा perimeter है। Perimeter of minor sector equals 77.91। हमने radius find करना है। ऐसे पहले 77.91 equals to 2 pi r. 77.91 equals to, इस तरह नहीं होगा। 77.91 equals to 2 pi r. 77.91 divided by 2 pi equals to r 12. आपका क्या आया? ओके, इससे वेट मैं चेक करता हूँ। 148 डिवाइड बाय 360। क्वेश्चन कौन सा 10A 10B है? क्वेश्चन 13A है। नहीं, किस चीज का 13 है? आपका आंसर सही आ गया कि नहीं? आपका क्या है? वेट 17 आ रहा है। हेलो। अच्छा, आंसर क्या आ रहा था यहाँ पे? मेरा आंसर 17 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा, 17 आपका भी आ रहा है, राइट? बुक में 17 है। अब 45 और 130 था। अच्छा, मैंने 45 और 1.5 था। नहीं, मैंने किस तरह किया था? मैंने इस तरह किया था कि 148 डिवाइड बाय, अच्छा इसका 360 आ जाएगा। ओके, दिस वन 148 डिवाइड बाय 360 इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है? दिस इज x, सो x डिवाइड बाय 2 पाई r। ये था बेसिकली क्वेश्चन। लेकिन पेरीमीटर ऑफ द माइनर सेक्टर इज गिवन टू यू। ओके, so perimeter means that this total distance is given to you. So this total distance is perimeter, and that is equal to x plus 2r. So your perimeter is 77.91 minus 2r is equal to x. So you will write x value over here, that is 77.91 minus 2r. इसके बाद आपने इसका वो फ्रैक्शन फाइंड करना है, उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, इसको यहाँ पे ले आओ। सो फ्रॉम दिस यू विल गेट रेडियस, दैट इज 17 सेंटीमीटर। गॉट इट? इसी तरह ये भी है पार्ट बी, पैरामीटर आपको गिवन है। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 14, द फिगर शो टू सेक्टर्स OAB एंड OPQ, okay, with O as the common center. The length of OA and OQ are 9 cm and 17 cm respectively. Find the
Given that OAB, okay, this angle is same for both sectors. Find the parameter of the shaded region, giving you answer in the form a plus b pi, where a and b are the rational number. अच्छा, shaded region. So this is the shaded region. अच्छा, perimeter of the shaded region easy है, इतना मुश्किल नहीं है. क्या करना है, सबसे पहले हमने ये लेंथ फाइंड पेरीमीटर पाया स्क्वायर है. ये लेंथ क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 60 डिवाइड बाय 360, दैट्स इक्वल टू x डिवाइड बाय, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई r. r आपके पास 8 है, 2 पाई r आपके पास 8 है, सही है. 60 डिवाइड बाय 360 टाइम्स 2 पाई r. इससे आपके पास 8.37 आ गया. ये लेंथ आपका 8.37 आ गया. अच्छा, दिस इज 17 और ये आपका 8 है, तो ये कितना रह जाएगा, ये लेंथ 9 रह जाएगा. ओके, ये लेंथ भी 9 हो जाएगा. नाउ वी विल नीड टू फाइंड दिस लेंथ. दैट्स विल बी इक्वल टू 60 divided by 360 times 2 pi r. In this case r will be equal to 17. So वो सेक्टर आपके पास आ जाएगा. सर यस, a plus b pi कैसे निकालते हैं? 17.79 जी. a plus b pi कैसे करना है? रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? वेट, अच्छा, यहाँ पे हमने इस तरह करना है कि इन वैल्यूज़ को हमने इन द फॉर्म ऑफ पाई लिखना है, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को. लाइक पाई की वैल्यू 3.14 नहीं लेना, बस सीधा सीधा आपने पाई लेना है. तो ये आपका क्या आ जाएगा, 60 डिवाइड बाय 360 टाइम्स 2 टाइम्स 8, 2.66 पाई आ जाएगा इससे. और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 60 5.66 आ जाएगा इसकी जगह. अच्छा, अब इन दोनों को क्या आ जाएगा, 9 प्लस 9 इज 18 प्लस 5.66 प्लस 2.66, इससे आ जाएगा 8.32 पाई. So your A is equal to 18, your B is equal to 8.33. So this will be the final answer. Check कर लो एंड पे आंसर क्या है. आंसर है इस क्वेश्चन का 14. क्वेश्चन का आंसर है 18 प्लस 25 डिवाइड बाय 3 पाई. 25 डिवाइड बाई 3 कर लो, 8.33 आते हैं. ओके, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15 ये करते हैं, इसके बाद क्लास को एंड अप कर लेते हैं. इन द फिगर द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क is 7 divided by 24 of the circumference of the circle. अच्छा, अब यहाँ पे माइनर आर्क कौन सा होगा, ये वाला आर्क ए बी, दिस वन ना. यस, फाइंड ए ओ बी, एंगल ए ओ बी. सो थीटा, given the diameter of the circle is 14, diameter 14 है. नहीं, अभी डायमीटर नहीं लेना.
इस पार्ट के बाद वैसे डायमीटर से रेडियस पता लग जाता है। नहीं, यस डायमीटर डायमीटर से, से रेडियस यस डायमीटर से रेडियस पता लग जाता है, लेकिन हम उसकी तरफ नहीं जाएंगे। पार्ट ए में, पार्ट ए के लिए आप इस वैल्यू को यूज़ नहीं कर सकते। अगर दिस इज, इफ दिस इज योर पार्ट 1, फिर आप यूज़ कर सकते हो पार्ट 2 के लिए ये वैल्यू। लेकिन वेट, if we need it then we will think the length of the minor arc कितना है, 724 of the circumference of the circle. So length of this minor arc, okay, that is equal to 7 divided by 24 of the circumference of the circle, that is 2 pi r divided by 2 pi r आ जाएगा. So yeah, this will cancel out by this, so your theta will be equal to 7 divided by 24 times 360. So 105 आएगा. अच्छा, now the question is given that the diameter of the circle is 14 centimeter, okay, find the length of the minor arc. Now we need to find the length of the minor arc. तो क्या हो जाएगा, x divided by 2 pi r, r value is 7, is equal to 105 divided by 360. इसका आंसर क्या है, 12.8 सेंटीमीटर. क्वेश्चन 15 का आंसर है 105 डिग्रीज एंड 12.8. Okay, Allah Hafiz. From tomorrow we will start the other questions. Yeah. जी, एक्चुअली क्वेश्चन नंबर चैप्टर 1 में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो एक दो पॉइंट्स हैं, वो अगर हम डिस्कस करें तो अच्छा होगा उसमें. जी ठीक है सर. जी मैं आपको कह रहा था पहले क्वेश्चंस कर लेते हैं ना हम कुछ. जी अच्छा, उसके चैप्टर 1 के फिर हम नहीं चलेंगे. इट विल बी गुड इफ़ यू डू दिस क्वेश्चन, ओके. अगर आप इस तरह क्वेश्चन करते जाओ और आपको कोई डिफ़िकल्टी हो, जिस तरह वो हैदर मुझे सेंड करता है, सो वी विल डिस्कस दैट ओनली इन क्लास, ओके. कल से या आज क्लास के बाद आप कोशिश कर लिया करो कि जी सर मैं करता हूँ. चलो आप वो जो पॉइंट्स डिस्कस करने हैं वो कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो. जी जी फिर हम स्टार्ट कर लेते हैं आगे. जी, यहाँ पे ये फर्स्ट पार्ट तो इजी है, ओके. आपने एसआई बेस यूनिट फाइंड करना है इस क्वेश्चन का, ओके. वो तो आप के की वैल्यू आप इजीली फाइंड कर सकते हो. ऑन फिगर 1.1 स्केच द वेरिएशन विद टी स्क्वायर ऑफ पी, द क्वांटिटी ए रिमेन कांस्टेंट. सो आपका ए क्वांटिटी विल रिमेन कांस्टेंट, पी इज इक्वल टू के ए टी 4, पी इज okay, this is the, ये आपको गिवन है, but the question is sketch the variation with t square of p, the quantity a remain constant. तो यहाँ पे k भी आपका कांस्टेंट है और a is the surface area, वो भी आपका कांस्टेंट है, ओके. we need to sketch. अब दोबारा से आपको स्क्रीन नजर आ रहा है? सॉरी जी स्क्रीन नजर आ रही है मुझे. जी जी सर नजर आ रही है स्क्रीन, मुझे क्वेश्चन देख रहा हूँ मैं. ओके. सर इसको हम पहले टी स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि उसमें जो दिया हुआ है उसमें वो तो टी रेज़ टू पावर 4 है. के भी हमारे पास कांस्टेंट होता है और उसने कहा है कि ए भी कांस्टेंट रहेगा, तो हम टी और पी की वो करेंगे, रिलेशन निकालेंगे. उसमें फिर टी स्क्वायर करेंगे किस तरह से. एक्चुअली दिस इज टी की पावर 4 है, सो बट द क्वेश्चन इज sketch the variation with t square of p. So यस सर. हमारे पास क्या हो जाएगा, इफ एक्चुअली ये तो आपका वो हो जाएगा कांस्टेंट है, ये दोनों आपके कांस्टेंट है, ओके. सो यू कैन राइट इट लाइक p इज इक्वल टू कांस्टेंट t4, ओके. तो इफ यू टेक स्क्वायर रूट ऑन दिस साइड एंड ऑन दिस साइड, ओके, सो आपका ये हो जाएगा टी स्क्वायर हो जाएगा, कांस्टेंट का स्क्वायर रूट ले लो वो भी कांस्टेंट होगा और p का स्क्वायर रूट हो जाएगा, ओके. तो उसके बाद
टी स्क्वायर तो अब हमने इस तरह करना है कि टी स्क्वायर की वैल्यूज आपने यहाँ पे लेनी है. दिस इज टी स्क्वायर. यस सर. तो आपका एक्चुअली पी आपका क्या हो जाएगा, सी ये तो आपका कांस्टेंट है, टी स्क्वायर इनटू स्क्वायर. सो 1 का स्क्वायर आप ले लो, सो यू विल गेट 1. 2 का स्क्वायर ले लो, यू विल गेट 4. सो ये कब आपका स्क्वायर कब आएगा, कुछ इस तरह आएगा. ठीक है सर. दिस इज 3. इफ दिस इज 3, टी स्क्वायर इज 3, तो 3 यहाँ पे पुट कर, यू विल गेट 9. पी आपका 9 आ जाएगा. यस. तो 9 कुछ यहाँ पे आएगा. तो यहाँ पे ये एक पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ये पॉइंट आपको यहाँ पे आ जाएगा. तो ये कब यस सर. आपका कर्व होगा, राइजिंग कर्व होगा किस तरह. बिल्कुल ठीक है. अच्छा, व्हाट इज मीन बाय प्रिसिशन. The precision is the least count of a instrument, or precision can be. अच्छा, ये तो आप वैसे डिफाइन कर सकते हो कि एक्चुअली प्रिसिशन विल टेल यू अबाउट द क्लोजनेस ऑफ द वैल्यूज, ओके, ऑफ द measured values, ओके. 3 to 4. They are each other. Yeah, How precise they are. yeah. अच्छा, part B. Explain why the precision in the value of the resistivity is improved by using micrometer screw gauge rather than a meter rule to measure the diameter of the wire. ये बहुत important part है इसमें. जी सर. उसमें सर की बात कर रहा है, तो उसमें हम बताएंगे कि उसका लीस्ट काउंट जो है जी वो कम है. जी. Yes. माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का, और मीटर स्क्रू गेज जो हमारे पास मिलीमीटर में वैल्यूज देता है, और जो हमारा है मीटर रूल वो सेंटीमीटर्स में देता है, तो वो ज्यादा प्रिसाइज है. नहीं, आपका मीटर रूल जो है इसका लीस्ट काउंट क्या है. इसका लीस्ट काउंट होगा सर 1 मिलीमीटर. या 1 मिलीमीटर. तो आपने ये नहीं कहना कि वो मुझे सेंटीमीटर में वैल्यू देता है, आपने बस यही कहना है कि द लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रूल इज 1 millimeter, while the least count 1 millimeter, whereas screw gauge is 0.1 millimeter. And what about the least count of vernier caliper? Screw gauge का सर होगा हमारा 0.1 मिलीमीटर. तो मिलीमीटर्स में देता है, तो उसका लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर होगा. और वर्नियर कैलिपर का क्या होगा. वर्नियर कैलिपर का भी आई गेस 1 मिलीमीटर होगा सर. 1 मिलीमीटर उसका भी होगा. 0.1 मिलीमीटर होगा सर. जो आपका, ये आपने बात जहन में रखना है, जो आपका स्क्रू गेज होता है ना, वो बहुत प्रिसाइज होता है एज कम्पेयर टू वर्नियर कैलिपर, एंड वर्नियर कैलिपर इज मोर प्रिसाइज एज कम्पेयर टू दी मिलीमीटर मीटर रूल. आपने एक ही यूनिट्स को, वैल्यूज़ को याद रख दिया करो, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा. मीटर रोड में आपका 1 मिलीमीटर होता है. 0.1 मिलीमीटर आपका वर्नियर कैलिपर का होता है लीस्ट काउंट. और स्क्रू गेज होगा 0.01 मिलीमीटर होगा फिर. यस. तो आपने मिलीमीटर में याद कर लिया करो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो. ठीक है, बिल्कुल ठीक. ओके. सो अच्छा, यहाँ पे देखो लीस्ट काउंट आपको एक्चुअली, इससे आप एक वैल्यू मेजर करोगे तो जो डिफरेंस आएगा वो आपका कम होगा एज कम्पेयर टू दिस रूल डिफरेंस, दिस measured device difference. Okay, you can got anything. तो डिफरेंस इसका ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस डिफरेंस. सो प्रिसिशन आपका इसका ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू दिस. राइट सर. अच्छा, 2 points with magnitude 5 and 12 Newton act from the same point on an object. Calculate the magnitude of the resultant force R for the forces acting in opposite direction at right angle to each other. इस क्वेश्चन को रीड कर लो.
Two forces magnitudes 5 Newton, 12 Newton act from the same point on an object. Calculate the magnitude of the resultant force R for the forces acting in opposite directions at right angles to each other. So डायग्राम है इसमें या ऐसे ही होगा? डायग्राम इन्होंने डायग्राम में ड्रॉ करना है कैसे? नहीं ये वन नहीं है, आपको आपने ड्रॉ करना। ये नहीं कैसे ड्रॉ करना होगा वो? यस खुद से ड्रॉ करना होगा। उसने बता दिया ना कि ऑपोजिट डायरेक्शंस में, और एक उसने बता दिया कि राइट एंगल्स टू ईच अदर। राइट एंगल्स पे होगा तो हम उसे कर लेंगे सर। अच्छा, एक्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट, एक्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट, व्हाट इज मीन बाय दिस? अच्छा आप ड्रॉ कर लो। मतलब सर उनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम होगा ना, जैसे हम पहले करते थे हेड टू टेल वाला, लाइक दिस, इस तरह नहीं होगा। एक लाइक दिस, यस सर एग्जैक्टली ऐसे ही होगा। अच्छा राइट एंगल वाला ऐसे होगा। तो ये पाइथागोरस थ्योरम से कर लेंगे हम। और दूसरा जो अपोजिट डायरेक्शन वाला है वो भी ऐसे ही हो जाएगा, वो सिंपली 12 - 5 हो जाएगा, तो वो 7 आ जाएगा। 169 तो इससे 13 आ जाएगा। आ जाएगा बिल्कुल सर। 13 नीचे वाले का आएगा सर। यस सेकंड जी सर। और ऊपर आ जाएगा 7। तो वो तो सिंपली ऑपोजिट डायरेक्शन में उसने कहा है, तो एक ऊपर हो जाएगा एक नीचे वाली डायरेक्शन में आ जाएगा। 12 - 5 7 आ जाएगा। नहीं, इतना सिंपल ऐड आपने नहीं करना। एक्चुअली वेक्टर को आप सिंपल मैथमेटिकली उससे ऐड नहीं कर सकते हैं। इसको आपने प्रॉपरली इन ऑपोजिट डायरेक्शन वेट, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन। जी सर। नहीं सर ये ऑपोजिट तो नहीं होंगी, फिर ये ऐसे होंगी ऑपोजिट। अगर ये ऑपोजिट में हो गया, इसके ऑपोजिट होगा दूसरा, और स्टार्टिंग पॉइंट सेम है दोनों का। अच्छा फिर सही है। फिर जी तो सर ये कह रहा था मैं आपको। या वो तो फिर सही है, इसके एक ही कंपोनेंट हैं, दो कंपोनेंट्स नहीं बिल्कुल है, सर। तो वो आप कर सकते जी हैं। सर। An object X rests on a smooth horizontal surface. Two horizontal surface forces act on X as shown in figure this. ठीक है सर। Okay, so the question is, a force of 55 Newton is applied to the right. Okay, a force of 80 Newton is applied at an angle of 115 degree to the direction of the 55 Newton force. Okay, use the resolution of forces on a scale diagram to show that the magnitude of the resultant force acting on X is 65 Newton. स्पेसर कर लेते हैं हम इसको। एंगल गिवन है हमें, दोनों फोर्सेस गिवन है, तो हम इसे कर लेंगे कॉस रूल लगा लेंगे। ओके, आप वो वाला मेथड यूज कर लो बस रिजल्टेंट का। इसका क्या आ जाएगा, इसका एक कंपोनेंट ये आ जाएगा ठीक है। और एक ये आ जाएगा। यस सर। सही है। अच्छा तो फिर वो स्केल ड्राइंग से ही होगा, ऐसे नहीं हो सकता ये। उसने स्केल ड्राइंग के साथ करें। नहीं स्केल ड्राइंग, अच्छा वो उसी तरह वो सर फिर ग्राफ पे ड्रॉ करके होगा ना, होगा ऐसे ही जैसे आप बता रहे हैं, लेकिन वो ग्राफ पे ड्रॉ करके फिर हम उसके प्रॉपर वो मेजरमेंट्स लेके फिर करेंगे। नहीं ग्राफ कितने ब्लॉक बनते हैं। नहीं, ग्राफ पे आपने वो स्केलिंग के थ्रू आपने मेजर करना है। इन्होंने कहा, इन्होंने तो कुछ नहीं कहा कि आपने कौन से मेथड यूज किया सर। शो ऑन अ स्केल ड्राइंग शो दैट रिजल्टेंट इक्वल्स 65 न्यूटन। use the resolution of forces Sorry. or a scale diagram to show the ठीक है सर, इसमें ऑप्शन दिया है कि रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस यूज कर लें या स्केल डायग्राम यूज करें। तो resolution of forces ये वाला मेथड हो जाएगा। फिर इसमें हमें पता कैसे चलेगा कि दोनों साइड्स कितनी आएंगी हमारे पास? किसकी साइज?
तो हाइपोटेनस 3 आ गया, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस कैसे लेंगे हम? ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा एंड दिस विल बी द बेस फॉर दिस यस वेक्टर। सर। एक्चुअली ये आपका परपेंडिकुलर इस एंगल के सामने, ये एंगल जब आप लोगे तो इसके सामने जो आपका आएगा वो आपका परपेंडिकुलर होगा। तो ठीक है सर, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि हमने इसकी मेजरमेंट्स कैसे लेंगे हम परपेंडिकुलर की और बेस की? यस, तो वेट वो कर लेते हैं। एक्चुअली दिस एंगल इज़ 115, ओके, ये एंगल आपका 115 है, तो इट मींस दिस एंगल इज़ 115। ये 65 हो जाएगा सर, 180 115 65 और ये 90 है। वेट 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 115 ये हो जाएगा, दिस एंगल इज़ 90। यस सर एग्जैक्टली। 115 माइनस, नहीं सर, लेट्स से सर दूसरे मेथड से कर लेते हैं। वेट आप लेट्स इस से पे दिस एंगल इज़ अल्फा। थीटा के सामने वाले पे देखें आप, 115 के साथ वाला हमारा हो जाएगा 65 का, 65 प्लस 90 तो ये हो जाएगा 155 और वो हमारा बन जाएगा 25 का। थीटा 25 है सर, थीटा इक्वल्स 25। नहीं आप कौन सा ले रहे थे? मैं सर ये ले रहा हूँ स्ट्रेट लाइन, जहाँ जो हमारा पॉइंट एक्स है ना। अच्छा दिस इज़ 90, दिस इज़ 90, तो ये माइनस कर लो तो आपके पास आ जाएगा 90। नहीं मैं नीचे वाला ले रहा हूँ सर, नीचे ये पॉइंट एक्स जो आपने लिया। नहीं यहाँ पे देख लो, एक्चुअली ये आपका पॉइंट एक्स जो नहीं नहीं वेट, ये ये तो नहीं, ये टोटल एंगल आपका कितना है? दिस इज 115 राइट? यस सर। अच्छा उसमें ये एंगल कितना है? 90 डिग्री है। यस सर। सो 115 माइनस 90 इज इक्वल टू 25, दैट इज दिस एंगल, ये एंगल बच जाएगा। यस सर तो दिस एग्जैक्टली। या तो 10 20 25 आ जाएगा, तो ये आपका क्या आ जाएगा? 18 साइन 25 हो जाएगा, एंड दिस इज 18 Yes, sir. cos 25। सो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? 18 साइन 25 आ जाएगा, और y क्या हो जाएगा? दैट्स विल बी इक्वल टू माइनस 18 cos 25 हो जाएगा। तो आपका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? n से आप मैग्नीट्यूड आ जाएगा वो आपने लेने, और आर वाई से मैग्नीट्यूड आ जाएगा वो आपने लेने, उसका स्क्वायर लेने, स्क्वायर रूट ले लो, सो यू विल गेट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस। इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सर, मैं करता हूँ उसकी प्रैक्टिस। आज ये Yes, मुश्किल है कुछ। इसमें एक्चुअली इसमें इस तरह है ना, स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज होते हैं। स्टूडेंट बस लेते हैं कि मेरे पास जब भी इस तरह का लाइन आएगा बस वो मैं साइन थीटा मैंने लेने हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। ओके, और एमसीक्यूज भी आप आगे एंटी टेस्ट दोगे उसमें एमसीक्यूज भी आते हैं मोस्टली। आपने इस एंगल के अकॉर्डिंगली लेना है कि ये एंगल कौन सा आपने लेना है। अगर आप ये एंगल ले रहे हो तो इस एंगल के लिए आपका लेट्स से दिस थीटा 1 दिस इज थीटा 2, तो ये एंगल के लिए आपका ये साइन थीटा 1 हो जाएगा, ये कॉस थीटा 1 हो जाएगा। बट फॉर दिस एंगल दिस विल बी साइन थीटा 2, दिस विल बी साइन कॉस थीटा 2। ओके, तो ये डिपेंड करता है आपके एंगल पे। एंगल के जो सामने होगा वो आपका परपेंडिकुलर होगा, और 90 डिग्री के जो सामने होगा वो आपका हाइपोटेन्यूज होगा, और इस दोनों एंगल के इसको हम बेस कहते हैं। थीटा 1 के सामने वाला भी तो हम ले सकते हैं परपेंडिकुलर। यस 90 डिग्री। ये कैसे डिसाइड करें थीटा 1 के सामने वाला लेना है या थीटा 2 के सामने वाला परपेंडिकुलर बनाए? अच्छा, ये आपने कैसे डिसाइड करना है कि आपने थीटा 1 लेना है या थीटा 2 लेना है? ये आप पे डिपेंड करता है, लाइक कौन सा एंगल आपको गिवन है या कौन सा एंगल आप इजीली फाइंड कर सकते हो। जिस तरह यहाँ पे मैंने ये एंगल फाइंड के लिए, लेकिन अगर आप ये एंगल फाइंड करना चाहते हो तो वो क्या हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा ये इससे 75 आता है। और सर 65 अगर हम उसके अकॉर्डिंग करते हैं साइन परपेंडिकुलर हम हमारा चेंज होता है तो फिर हमारा ये साइन और कॉस भी चेंज हो जाएगा। इफ यू वांट टू टेक दिस एंगल 65, जो कि बहुत इजी है, एक्चुअली मेरा माइंड वहाँ पे चला गया था, ये काफ़ी इजी था। 65 ले लो तो ये आपका मैंने इसके अकॉर्डिंग किया था सर 25 साइन 65 हो जाएगा, ये आपका कॉस 65 हो जाएगा। सम पीपल हैव, आपने उसको परपेंडिकुलर ले लिया सर, ये 65 के सामने वाला। या जब भी कौन जो एंगल आपने लेना है उसके सामने वाले से परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री के सामने वाला आपका हाइपोटेन्यूज होगा, और ये आपका बेस हो जाएगा। sin 65 equals to perpendicular over hypotenuse।
तो परपेंडिकुलर हमारे पास गिवन है, परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है, हाइपोटेनस हमें गिवन है 18। ये हो जाएगा, सही है। राइट सर। अच्छा, एंगल किस तरह फाइंड करना है? एंगल तो एंगल मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था। बिल्कुल सर, टेंजेंट इनवर्स। अच्छा, वो स्केलिंग से आपने किस तरह करना है, वो आपको पता है स्केलिंग से? नहीं सर, उसका बता दें आइडिया, शायद पता हो लेकिन अभी याद नहीं। जब भी आपने क्या होगा? अच्छा, जो सबसे एक्यूरेट मेथड है ना, जो अभी हमने मैथमेटिकली किए हैं, इससे आपको एक्यूरेट आंसर मिलेगा। लेकिन स्केलिंग से भी अक्सर ये पूछ लेते हैं, स्केलिंग से आपको ज़रूरी नहीं कि आपका आंसर 100% एक्यूरेट होगा, क्योंकि उसमें अक्सर पैरेलल एरर आ जाते हैं। सही है, तो उसकी वजह से। और इफ़ दिस इज़ द पेज, ओके, ग्राफ पेपर है, तो ग्राफ पेपर में आपने ऊपर इस तरह बनाना है, ओके, ईस्ट वेस्ट। स्केलिंग आपने एक साइड पे लिखने होंगे स्केलिंग। अच्छा, यहाँ पे देख लो तो स्केलिंग एक्चुअली 55 न्यूटन को आप इस तरह भी नहीं हो सके 55 न्यूटन के लिए मैं 55 सेंटीमीटर ले लूँ, वो मेरे पेज से बड़ा हो जाएगा। तो इसके लिए हम स्केलिंग करते हैं। ओके, लेट्स से मेरे पास 10 न्यूटन जो है दैट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो आपका 55 न्यूटन क्या हो जाएगा? 5.5 सेंटीमीटर। 5.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। आपका 18 न्यूटन क्या हो जाएगा? 1.8 सेंटीमीटर हो जाएगा 0.8। आपका। बस ये हो जाएगा। तो आप 65 हो जाएगा 6.5। कौन सा 65? या 65 आपका वो तो, या 65 आपका हो जाएगा 6.5 सेंटीमीटर। तो फिर आपने क्या करना है, 18 इज अप्लाइड एन एंगल ऑफ इतना अंडर। फिर आपने इस तरह करना है कि वो पहले तो हम सर ड्रॉ कर लेंगे ना 5.5 सेंटीमीटर की, और फिर उस पर रख के एंगल लगा 15 का लगा के तो 1.8 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लेंगे, और फिर एंड पे हम वो ड्रॉ कर लेंगे रिजल्टेंट उसका। या ये आपने इस तरह 1.8 रिजल्टेंट हमारा सर सिंपली ज्वाइन हो जाएगा ना, ये हमारा जो उसकी टेल है 18 न्यूटन की और 55 न्यूटन का जो हेड है, वो ज्वाइन करेंगे तो हमारा रिजल्टेंट आ जाएगा। दिस विल बी द रिजल्टेंट। लेट्स से रिजल्टेंट आपका आ गया 10 सेंटीमीटर। ओके, तो फिर आपने इसको इस तरह करना है कि एक्चुअली 1 सेंटीमीटर मेरे पास 10 न्यूटन था, तो 10 सेंटीमीटर आपके पास 100 न्यूटन आ जाएगा। सो योर रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू 100 न्यूटन। दिस विल नॉट बी, लेकिन रिजल्टेंट हमारा तो 5 उसने कहा है कि शो करवाएं। नहीं, ये तो मैं वैसे ही सपोज कर रहा था। ठीक है, आपने रूलर के थ्रू ये लाइन मैयर करना है। ओके, वो आपके पास वो होपफुली आपके पास यही आएगा, 6.5 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, सही है। तो 6.5 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 न्यूटन, तो 6.5 सेंटीमीटर इक्वल 65 न्यूटन आ जाएगा। यस ठीक है सर। एंगल ये ज्यादा इजी है। कौन सा? ये वाला? यस सर। ये एक्चुअली ये इजी है, लेकिन इसमें आपसे गलतियां होंगी। अगर नहीं आता तो एरर आ सकता, बिल्कुल सही होता, या एरर आते हैं वो अक्सर ज्योमेट्री में भी, शायद आपकी एक्सपीरियंस हुआ होगा ज्योमेट्री में, एक लाइन थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाए तो अब तो एंगल सर हम फार्मूला से करेंगे या मैया तो नहीं करेंगे, उससे डिटरमिन का है, फार्मूला से फाइंड करेंगे। क्योंकि अगर हमें कहता है कि किसी इंस्ट्रूमेंट से करें तो वो कहता है वर्ड यूज किया। ज़रूरी नहीं है, ऊपर उन्होंने आपको ऑप्शन दिए हैं, स्केल का भी दिए है और दूसरे का भी ऑप्शन दिए है। तो 55 न्यूटन के साथ ये एंगल जो आप, तो अगर आपने स्केलिंग यूज़ किया है तो स्केलिंग के थ्रू फिर आप इसको कर लो, क्योंकि फिर आपने तो इस तरह नहीं करना कि उस एंगल के लिए आपने फिर दोबारा वो पूरा फार्मूलाज वगैरह लगाने। अगर आप पे डिपेंड करता है, आप इसी स्केल डायग्राम के थ्रू इसको सॉल्व करना चाहते हो तो फिर आपने वो प्रोटेक्टर के थ्रू ये एंगल मेजर करना है। ओके, ठीक है सर। और अगर हम फार्मूला से कर रहे हैं, जैसे हमने वो लगाया है
आर एक्स और आर वाई की वैल्यू लगा के मैग्नीट्यूड फाइंड किया है, उसके लिए क्या, अब क्या करेंगे सर? इससे ओके, आपने फाइंड करना है हमेशा। इसमें आर वाई ओवर आर एक्स होते हैं या आर एक्स ओवर आर वाई होता है सर? आर वाई डिवाइड बाई आर एक्स होता है। ठीक है। अच्छा, दिस एंगल कौन सा होगा? ये आपका ये एंगल होगा। ओके, यस सर, ये एंगल आपका 5 के होगा, साथ। या ये यस आपका सर, होगा। थीटा। अगर ये पूछ लें कि फाइंड दिस एंगल, तो फिर आपने इस तरह करना है कि इस फार्मूला के थ्रू ये एंगल फाइंड करना है, फिर सम ऑफ ऑल एंगल इन ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो फिर उसके थ्रू आपने ये एंगल फाइंड करना है। ओके, लेकिन सर थीटा 2 हम वैसे क्यों नहीं फाइंड कर सकते? अगर वो हमें कहता है वैसे फाइंड करो फिर। नहीं, अगर वो आपसे कहते हैं कि फाइंड द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड 18 न्यूटन फोर्स, ओके, तो फिर आपने इस तरह करना है कि इस फार्मूला के थ्रू आप ये फाइंड कर लो। ओके, मैं ये कह रहा हूँ सर, इस फार्मूला के थ्रू पहले हम थीटा 1 क्यों फाइंड करेंगे? डायरेक्टली हम थीटा 2 क्यों नहीं फाइंड कर सकते इस फार्मूला से? इस फार्मूला से थीटा 2 आप फाइंड नहीं कर सकते। उसकी क्या वजह से? उसकी वजह ये है कि सबर में ये थोड़ा सा, उसकी वजह ये है कि एक्चुअली दिस इज़ द रिजल्टेंट। ओके, तो इसका ये y कंपोनेंट होगा एंड दिस इज़ द x कंपोनेंट। यस ओके, यस तो आपका ये एंगल तो इट्स ओके, ये एंगल तो आपका सही आ रहे हैं। ओके, थीटा 1, ये एंगल आपका फिर आएगा, बट वी नीड दिस एंगल, तो ये गड़बड़ करेगा। तो आपने इस तरह करना है कि थीटा 1 फाइंड करना है, दिस इज आर वाई, दिस इज आर एक्स, इसके थ्रू आपने थीटा 1 फाइंड करना है, फिर 180 डिग्री मतलब स्ट्रेट लाइन के साथ जो होगा उसका फाइंड करना है, जो 180 डिग्री की होगी लाइन। यस, एक्चुअली हमेशा आपने हॉरिजॉन्टल के साथ ये वो जो थीटा होता है ना, टेंजेंट इनवर्स आर वाई डिवाइड बाय आर एक्स, तो उससे ठीक जो है, वो आपके पास फार्मूला हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए। या हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए हमेशा होगा। रिजल्टेंट जब हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कितना चाह एंगल रहा था बनाएगा, आपसे कि वो उसका कोई कुछ सिनेरियो या प्रॉपर कंडीशन लगती है उस पे, या किस तरह से है वो? तो ठीक है सर, मैं समझ गया। यस। ठीक है। अगर ये इसी तरह होता, ये 18 न्यूटन भी इसी तरह नीचे होता, तो फिर आपकी बात सही थी, वो उससे भी आप कर सकते थे। डिपेंड करता है, वेक्टर्स की डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये भी उसी का पार्ट है। तो मास आपको गिवन है। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि ए थर्ड फोर्स ऑफ 80 न्यूटन इज नाउ अप्लाइड टू x in the opposite direction to the resultant force in B. The mass of x is 2.7 kg. Calculate the magnitude of the acceleration of x. What do you think? क्या करना चाहिए इसमें? वो अच्छा, एक बात मेरा आपने याद रखना है इस टाइप के क्वेश्चन में कि काइनेमेटिक्स में भी आपको डिफरेंट इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। ओके, और बाकी उसमें भी आपको काफ़ी वो इस तरह क्वेश्चन मिलेंगे, लाइक पैराशूट वगैरह में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। सही है। सो आपने इस तरह करना है कि आपका जो एफ नेट होता है दैट इज़ इक्वल टू दी, लेट्स से ए बॉडी इज मूविंग डाउनवर्ड। ओके, तो आपका वेट होगा इस पे ईयर रेजिस्टेंस ए डायरेक्शन में ऐड करेगा, तो डब्ल्यू माइनस एफ ईयर रेजिस्टेंस हो जाएगा। ओके, सो एफ नेट को आपने हमेशा एम एक्स के फार्मूले से लेना है। इसको आप बेशक एम जी से ले लो, लेकिन एम ए होगा दिस वजह से। तो यहाँ पे भी देख लो, हमने रिजल्टेंट उसमें किया मैंने मैथ्स में फार्मूला यूज किया। यस, हमने रिजल्टेंट भी रिसेंटली किया। यस, हमने रिजल्टेंट फाइंड कर लिए। यस सर। तो वेट,
अच्छा यहाँ पे हमने रिजल्टेंट ऊपर फाइंड कर लिया था, तो यहाँ पे नीचे क्या है कि ए थर्ड फोर्स इज एक्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट ये था यस ऑपोजिट रिजल्ट डायरेक्शन पे 80 न्यूटन था, तो लेट से आपका ये कितना था 65 था लेट से, तो ये आपका इससे नेट क्या आ जाएगा 80 माइनस 65, दैट्स इक्वल टू MA। ओके, यस सर। तो इससे आपने फिर फार्मूले से फिर आपने एक्सेलरेशन को फाइंड करना है। गॉट इट? 3/2.7 इक्वल्स टू A। ठीक है सर। यस, तो हमेशा जब दो वेक्टर्स होंगे इन ऑपोजिट डायरेक्शन तो उसका जो नेट होगा दैट्स इक्वल टू MA। वो बस ये बात, ये पॉइंट आप जहन में रख दिया करो, ये आपको काफ़ी हेल्प आउट करेगा। आगे भी पैराशूट वगैरह के क्वेश्चन आएंगे काइनेमेटिक्स में, तो वहाँ पे भी आपको काफ़ी हेल्प यस करेगा। सर। ठीक है सर। अच्छा, ये बाकी तो मुझे इतना वो नहीं लगते। वो कुछ होगा तो मैं फिर देख लूंगा सर, जहाँ प्रॉब्लम आएगा मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ, तो वो कल डिस्कस कर लेंगे। यस, आप इस चैप्टर को देख लो, तो फिर कोई प्रॉब्लम्स हुए तो आप मुझे पहले बता दिया करो, तो फिर वो हम उसको डिस्कस कर लिया करें। सही है? ठीक है सर, मैं करता हूँ सर, आज मैं कल शाम तक आपको शेयर कर दूंगा, उससे जहाँ प्रॉब्लम आएगी यस। हम अच्छा, कल आप डिस्कस कर लेंगे। चैप्टर 2 की तरफ चलते हैं। सर काइनेमैटिक्स की बेसिक्स कर लेंगे, फार्मूले काइनेमेटिक्स, उसके। चैप्टर 2 काइनेमैटिक्स नहीं, वो सॉरी चैप्टर 3 है। या दैट इज चैप्टर 3। चैप्टर 2 के ठीक है सर। पास पेपर न्यूमेरिकल्स नहीं करते, तो फ्यू क्वेश्चंस कर लेंगे, उसके बाद काइनेमेटिक्स कर लेंगे, या काइनेमेटिक्स कल से स्टार्ट कर लेंगे। कल नहीं, दैट्स विल मंडे से स्टार्ट ठीक लेंगे। है। सही है? यस सर। Okay, my technique. An analog voltmeter is used to. अच्छा, इस क्वेश्चन को रीड कर लो। An analog voltmeter is used to take measurements of a constant potential difference across a resistor. For these measurements, describe an example of a systematic error. Systematic error सर आएगा जो हमारे सिस्टम में होगा। Yes. Systematic error सिस्टम में वोल्टमीटर यूज कर रहे हैं हम। Yes. और रजिस्टर यूज कर रहे हैं, लेकिन वोल्टमीटर में आ सकता है सिस्टमैटिक एरर। वो उसका एग्जांपल सिस्टमैटिक एरर। अच्छा, मेजरमेंट जो डिवाइसेस होते हैं उसमें कैलिब्रेशन को आप जानते हो कि नहीं? कैलिब्रेशन थर्मामीटर का पता है सर, कैलिब्रेशन और नहीं, व्हाट इज मीन बाय कैलिब्रेशन? नहीं सर। अच्छा, आप जब फिजिक्स के लैब में चले जाओ, सही है, तो वहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड मास होते हैं, सही है, स्टैंडर्ड मास होते हैं, ओके, और वो एक साइड पे पड़े होते हैं, ओके, और किसी को वो काफ़ी उसको सिक्योर जगह पे रखते हैं, जो बड़ी बड़ी लैब्स होते हैं, सही है। तो वो हमारे स्टैंडर्ड मास होते हैं, लाइक पाकिस्तान में हमारे पास वो स्टैंडर्ड मासेस होते हैं, ओके। बाकी जो हम क्या करते हैं, वो स्टैंडर्ड मास ले लेते हैं, ओके, और उसको फिजिकल बैलेंस में रख लेते हैं, और दूसरी साइड पे कुछ आप ले लो, सही है, कुछ ना कुछ वो कुछ ईंट वगैरह ले लो, सही है, और उसको उसके साथ मेजर कर लो, लाइक 5 kg का स्टैंडर्ड मास आपने उठा दिया है लैब से, सही है, और कोई ईंट वगैरह आपने ले लिए, और फिजिकल बैलेंस के थ्रू वो मेजरमेंट आपने कर लिया, 5 kg का ईंट आपने बना दिया उससे, सही है। तो वो 5 kg का ईंट ठीक है सर। अपने मेजरमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, लाइक हमने कैलिब्रेशन कर लिए है, हमने स्टैंडर्ड से एक दूसरा मास एक्सट्रैक्ट कर लिया है, ठीक है। जो आपके मार्केट्स में पड़े होते हैं, वो जो हार्ड फॉर्म में होते हैं, इस तरह सर्कल, यस एग्जैक्टली, या तो वो कैलिब्रेटेड मासेस होते हैं, सही है। ठीक है। तो अब इस तरह भी हो सकता है कि आप कैलिब्रेशन गलत कर लो, कोई ना कोई आपके शायद आपका फिजिकल बैलेंस जब आप वो मेजरमेंट करते हो वहाँ पे, तो उसमें आपका थोड़ा सा वो आ जाता है, लाइक ऊंच नीच थोड़ा सी वो आ जाती है 0.001 लाइक, यस सर। अच्छा, तो उसको भी आप हम सिस्टमेटिक एरर में इनकाउंटर करते हैं फिर, सही है। ठीक है सर।
अच्छा, तो तो वोल्ट मीटर में भी हम इस तरह करते हैं। नीडल का ही होगा ना उसमें, कोई नीडल का इशू है उसमें, नीडल ही है सिर्फ एनालॉग में, तो यस, डिफ्लेक्शन में कोई इशू आता जिस तरह अभी हमने स्केलिंग किया था ना, हम कहते थे कि है। इस तरह तो नहीं हो सकता कि 55 न्यूटन को, या आप इस तरह लाइक 55 सेंटीमीटर ले लो और 50 सेंटीमीटर, तो दैट्स विल बी वो ग्राफ जो पेज का साइज हो उससे बड़ा हो जाएगा 55 सेंटीमीटर, तो हम उसकी स्केलिंग कर लेते हैं 10 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर ले लेते हैं। तो इसी तरह वोल्टमीटर यस के सर। अंदर भी हम स्केलिंग करते हैं। हम कहते हैं कि 10 एम्पेयर करंट के लिए आपने इतना डिफ्लेक्शन शो करने, इतना आपने मूव करने, इतने एंगल के आपने इतना एंगल पे जाने। लाइक वोल्टमीटर में क्या होता है, आपका कुछ इस तरह का शेप होता है वोल्टमीटर का, और यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 10 एम्पेयर होता है, 20 एम्पेयर, 30 एम्पेयर, 40 एम्पेयर, 50 एम्पेयर। तो हम क्या यहाँ पे तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं पेपर 1 में, जहाँ पे वो एंगल का और उसका वो डिफरेंस जो होता है पॉइंट्स में, उनके बारे में पूछता है। जी, तो ये आपका 0 डिग्री 0 होगा तो दिस एंगल, लेकिन ये हम वो कैलिब्रेशन कर लेते हैं ना कि आपका जो 10 एम्पेयर करंट के लिए कितना एंगल चाहिए, ओके, फिर 20 एम्पेयर के लिए उसके अकॉर्डिंगली फिर वो मूव करेगा आगे से। ये तो ये एंगल कितना होगा, तो दिस इज ए सॉर्ट ऑफ कैलिब्रेशन। वोल्ट मीटर को हम कैलिब्रेट करते हैं पहले, सही है। तो ये भी हो सकता है कि ये एंगल थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए आपको, क्योंकि फिजिक्स में 0.0001 डिफरेंस भी एक्सेप्टेबल नहीं है, ओके। ठीक है सर। ये इसको एरर लेते हैं, ओके, फिजिक्स में दिस इज आल्सो नॉट एक्सेप्टेबल। तो इसको भी हम फिर वो सिस्टमेटिक एरर में इनकाउंटर करते हैं, लाइक कैलिब्रेशन एरर। राइट सर। कैलिब्रेशन भी आपका इसमें दूसरा आपके इसमें वो आप कर सकते हो कि शायद वो 0 पे नहीं ना हो एग्जैक्टली, वो इससे आगे हो, ओके। अगर आगे जैसे वही होगा मैं कह रहा था कि जीरो जीरो से थोड़ा सा आगे हो वो, या 0 से थोड़ा सा आगे होगा, practically। तो फिर आपका वो कौन सा एरर होगा? वो फिर रैंडम एरर हो जाएगा। नहीं, रैंडम एरर तो नहीं होता। रैंडम एरर तो टेम्परेचर इस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसको हम रैंडम एरर कहते हैं। लाइक आपका जो आप जिस लैब में इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करो उस लैब का टेम्परेचर क्या है, दैट इज द रैंडम। अच्छा, दिस इज Okay, जीरो एरर, ओके, दिस इज नोन एज जीरो एरर। यस सर। अच्छा, जीरो एरर मींस कि आपने क्या कर, आपने कोई करंट कोई सप्लाई आपने इसको नहीं दी, लाइक कोई मेजरमेंट आप नहीं कर रहे, आपने वोल्टमीटर को उठा दिया और देख लिया तो नीडल आपका 0 पे नहीं था, नीडल आपका 0 और 10 के दरमियान था, लेट्स से 5 एम्पेयर पे था, ओके, सो दैट इज नोन एज जीरो एरर। गॉट इट? लाइक कोई मेजरमेंट आपने नहीं की, ये आपका वोल्टमीटर है, 2 नीडल्स हैं, इन नीडल्स को आपने कहीं पे कनेक्ट नहीं किया, कोई मेजरमेंट। यहाँ पे आपने चेक करना है सबसे पहले कि नीडल आपका 0 पे है कि नहीं। अगर वो यहाँ पे होगा, लाइक इन द नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, लाइक -5 पे होगा, तो फिर भी आपका 0 एरर होगा, ओके। अच्छा, अब 0 एरर को आपने रिमूव किस तरह करना है वो थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लो। 0 एरर को हम इस तरह रिमूव करते हैं कि अगर आपका ये पॉजिटिव आ जाए, लेट्स से यहाँ पे आपने कोई यहाँ पे कनेक्शन नहीं किया और ये आपको 5 एम्पेयर शो कर रहे हैं, ओके, ये नीडल 0 पे नहीं है, 5 एम्पेयर Yes. है, तो आपका, और आपने फिर वो कनेक्ट कर लिया और आप कुछ करंट को मेजर करना चाहते हो और आपका जो फाइनल वैल्यू है लेट्स से वो आपका 40 आ गया, ओके, फाइनल वैल्यू क्या था, 40 आ गया, तो फिर आपने आपका एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा, एक्यूरेट वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, लाइक करंट कितना था 40 - 5 करना है फिर, सो 35 एम्पेयर करंट आपका आ जाएगा। सो यस सर। ये आपने, इट मीन्स कि उसको आपने 0 एरर रिमूव कर वैसे दिया। रिमूव कर सीर पैनल को, मतलब हम नीडल के साथ कुछ नहीं कर सकते, हम नीडल को 0 पे ले आए, लेकिन हम उसको बाद में रिमूव कर सकते हैं या बाद में रिमूव कर सकते हैं, ओके। आंसर में से। या अगर नीडल पॉजिटिव साइड पे होगा तो आपने सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन अगर नीडल जी आपका सर। नेगेटिव साइड पे होगा तो फिर आपने इसको ऐड करना है, लाइक अगर -5 एम्पेयर पे होगा तो फिर आप पॉजिटिव 0 एरर, नेगेटिव 0 एरर, दो टाइप्स होती हैं इसमें, हमने पढ़ा है सर।
यस वर्नियर यस कैलिपर में भी हो सकता है, ये स्क्रू गेज में भी आ सकता है। यस, उसी तरह है। रैंडम एरर, ये एरर आ बिल्कुल। तो रैंडम एरर क्या होगा? You know what is mean by parallax error? पैरालैक्स एरर सुना है सर, मुझे सब याद नहीं है कि वो एग्जैक्टली क्या है। इन्होंने एक्चुअली आपको एनालॉग वर्ड भी यूज किए यहाँ पे। यस सर, बिल्कुल जी। एक्चुअली रैंडम एरर जो मैंने अभी आपको डिस्कस किया कि आप किसी लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, सही है, तो उस एक्सपेरिमेंट पे सराउंडिंग का क्या इफेक्ट है, सही है, सही है, टेम्परेचर क्या है उस का, सही है, और प्रेशर क्या है उस रूम का, सही है, तो ये सारे ये रैंडम एरर होते हैं। ख्याल है कि इसमें हमारा आएगा कि हम रैंडम एरर का मतलब है कि ह्यूमन एरर आई गेस। रैंडम एरर सिस्टमैटिक तो वो है जो सिस्टम में आ रहा है, यस, जो ऑलरेडी सिस्टम में है, लेकिन ये रैंडम एरर तो ह्यूमन की रीडिंग उसमें आ सकता है। तो उसको रीडिंग रीड किस तरह कर रहा है, जिस तरह हम स्केल को करते हैं उसका एंगल का फर्क आ जाए तो वो रीडिंग में फर्क आ जाता है। या आई गेस उसी तरह का होगा पैरेलैक्स एरर जो रैंडम होता एरर। है, दैट इज आल्सो रैंडम जी सर, एरर, पैरेलल। सही है। जी सर। और टेम्परेचर का भी होता है कि आपका इंस्ट्रूमेंट जो कर रहे हो, क्योंकि जो भी इंस्ट्रूमेंट जी आप सर। यूज़ कर रहे हो तो उस पर आपका लिखा होता है कि इसको आपने इतने टेम्परेचर में रखना है और इसको आपने इस तरह इतने प्रेशर में रखना है, ओके। ठीक है। तो वो भी आपका यस रैंडम सर। एरर होते हैं क्योंकि रैंडमली वो आ जाते हैं, सही है। ठीक है सर। और बस यही होते हैं। उन्होंने डिस्क्राइब वन एग्जांपल। अच्छा, पार्ट बी भी इम्पोर्टेंट है। पावर, पावर फार्मूला क्या होता है, इसके लिए आपने कौन सा फार्मूला यूज़ करना है? पावर होता है P इक्वल्स IV। नहीं, डिसिपेटेड बाय द रेजिस्टेंस, तो आपको P इक्वल IV इज द करेक्ट फार्मूला, बट यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है और वोल्टेज की वैल्यू गिवन है। सो इसके लिए स्पेसिफिक फार्मूला क्या होगा फिर? क्या क्या गिवन है सर हमें? वोल्टेज और रेजिस्टेंस। वोल्टेज और रेजिस्टेंस, तो ये होगा P इक्वल्स टू V स्क्वायर R, नहीं वो I स्क्वायर R है। तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल ठीक है, V। ठीक है सर, ठीक है। पावर सिंपल डिसिपेट बाय रेजिस्टेंस, वो तो आप पावर सिंपल फाइंड कर लोगे, 25 डिवाइड बाय 125 आ जाएगा, सही है। लेकिन यस सर। इन्होंने ऊपर कुछ अनसर्टेनिटी का जिक्र नहीं किया, तो आपने ये नहीं करना कि ऊपर आप फाइंड कर लो, नीचे आपने कैलकुलेट परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ द कैलकुलेटेड पावर। परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा परसेंटेज अनसर्टेनिटी? इसका होगा सर 0.5 into 100। ओके, और इसका होगा हो जाएगा 3/5 to 100। नहीं, उसका तो गिवन है आपको। सॉरी यस सर, 3%, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो क्या हो जाएगा परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ द कैलकुलेटेड पावर का क्या हो जाएगा? इसमें सर हम इसको स्क्वायर करते हैं। दिस इज स्क्वायर। मैंने लास्ट टाइम क्या कहा था आपको, लास्ट क्लास में भूल गए। लास्ट क्लास में दिस इज वी स्क्वायर, इसको आप इस तरह ले लो, v टाइम्स v, इस तरह भी ले सकते। यस सर। परसेंटेज सर मैं वही पूछ रहा हूँ कि हम
इसमें हमारे जो अनसर्टेनिटी आई है उसको हम स्क्वायर करेंगे या उसको हम सिंगल उसमें लेंगे? स्क्वायर नहीं करना आपने, ये गलती नहीं करनी आपने। ठीक है ठीक है ठीक है। या लाइक पावर चाहे स्क्वायर में हो, वो एक्सपोनेंट में उसमें हो, अंडर रूट में भी होगा वो, तब भी हम उसको नहीं छेड़ेंगे अनसर्टेनिटी को। एक्चुअली आप ये आपका क्वेश्चन था कि इसको हमने स्क्वायर करना है, लाइक 2 का स्क्वायर ले लो 4 आएगा, तो 4 तो इससे आएगा, लेकिन स्क्वायर नहीं लेना। अगर यहाँ पे क्यूब होगा तो फिर क्या आएगा? 8 आएगा? जी सर। नहीं, 8 नहीं आएगा, क्योंकि क्यूब मीन्स हाउ मेनी टाइम यू विल मल्टीप्लाई दिस नंबर वी दिस पावर मीन्स हाउ मेनी टाइम यू विल मल्टीप्लाई वी, तो वी टाइम्स वी, तो इसका भी 2% है, इसका भी 2% है, इसका भी 2% है। तो मल्टीप्लिकेशन में हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी को क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं, ऐड करते हैं, डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं? इसको हम भूल गए हो, मुझे लग रहा है इस तरह। एक्चुअली लास्ट टाइम मैंने आपको समझाया, तो इसमें हम इस तरह करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन यू विल फाइंड दी परसेंटेज अनसर्टेनिटी और उनको आपने ऐड करना है। In addition Yes, and sir. subtraction, you will add the absolute uncertainty. In addition, you will add the Yes, sir. absolute uncertainty, and in subtraction, you will also add the absolute uncertainty. In multiplication and division, you will add the percentage uncertainty. तो इसके लिए यहाँ पे division था, p is equal to v square divided by r था, तो यहाँ पे division था और multiplication भी था, तो मैंने इसलिए यहाँ पे percentage uncertainty मुझे find करना पड़ेगा। तो v इज इक्वल टू 2% इसका परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ रहा है, तो ये v स्क्वायर, तो इसको हम क्या करते हैं, एक्सपोनेंट को आपने मल्टीप्लाई करना है परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ। सो फ्रॉम दिस यू विल गेट 4। ओके, एक्चुअली ये हम क्यों मल्टीप्लाई करते हैं एक्सपोनेंट? एक्सपोनेंट आपको बताते हैं कि कितने टाइम्स आपने मल्टीप्लाई करना है। सो दिस इसका भी 2% है, इसका भी 2% है, और मल्टीप्लिकेशन में हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी को ऐड करते हैं, सो यू विल गेट 4। अच्छा, अगर Yes, क्यूब sir. होगा तो ये आपका 3 हो जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 6 आएगा आपका। ओके, तो मैं समझ गया सर। या तो हम एक्सपोनेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आपका 6% ऊपर आ जाएगा, और फिर क्या करेंगे इसके बाद? नहीं सॉरी, 6 नहीं 2 आएगा। 6% होगा 3%, तो टोटल 2% आ जाएगा। पावर का जो हमारा अनसर्टेनिटी है वो 2% हो जाएगी। नो, ऊपर सॉरी 4/3 है सर। तो 4 डिवाइड बाई 3 नहीं होगा। इन एडिशन, इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन यू विल ऐड द परसेंटेज अनसर्टेनिटी। ओके, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ऐड करने हैं। ठीक है सर। करना ऐड ही है, या ऐड ही है, चाहे वो एब्सोल्यूट हो या परसेंटेज अनसर्टेनिटी हो। यस, आपने करना ऐड ही है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्शन डिवीजन कुछ भी नहीं करना। ओके, ठीक है, तो बिल्कुल अच्छा ठीक। 7% आ गया, तो 7% विल बी योर फाइनल आंसर। ओके। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी पावर के लिए हमने फाइंड करना है, तो पावर का वैल्यू लेट से आपका 400 आ गया, ये 7% आ गया, तो अब एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के लिए क्या हो जाएगा? एक्चुअली परसेंटेज अनसर्टेनिटी हम किस तरह फाइंड करते हैं? एब्सोल्यूट ओवर एक्चुअल इनटू 100। तो हमने अब एब्सोल्यूट फाइंड करने, परसेंटेज हमारे पास है 7% है, 7 अननोन 7% डिवाइड बाय एक्चुअल क्या है, लेट्स से दैट इज 400 टाइम्स 100, तो इससे आपके पास 7 टाइम्स 400 डिवाइड बाय 100, सो इससे आपके पास एक्चुअल हम क्या लेंगे, अनसर्टेनिटी लेंगे या एक्चुअल वैल्यू लेंगे? नहीं, एक्चुअल वैल्यू, तो हमारी पावर की वैल्यू है एक्चुअल वो, या एक्चुअल वो। पावर की वैल्यू, क्योंकि आप पावर की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी फाइंड कर रहे हो। ठीक है सर। अच्छा, ये आप प्रैक्टिस कर लो वैसे, ये यही सेम कंसेप्ट हैं ठीक है इसके सर, पीछे। मैं ये देख लेता हूँ Yes. कॉन्सेप्ट वाइज